at India's biggest ever hackathon of year 2022 at Smart Satna Hackathon powered by Incubation Master. So now I would like Sir to take the session over. Thank you, Angita, for this nice and warm introduction. And I want to thanks to whole team of eCell. I am in Kashipur for inviting me as a guest speaker in this innovative journey and to interact with some brilliant minds of our country. As we all know that IIT and IIMs are the brand of our country, and very brilliant and intelligent personalities are studying here. So before after don't taking too much time, I want to request Angita kindly allow me to share my PPT. Okay. You can share, sir. Angita, I'm getting an alert that host disabled participant screen. Oh, wait. Sir, can you try now? Yes. Can everyone see my screen? Yes, it's visible. Okay. Thank you, Angita. And thank you, whole team. So I want to start with some basics of startup ecosystem. And the topic I was proposed from your team is also the basic terminology, which requires some basic terminologies in startup ecosystem, that acceleration and incubation opportunities of students at early stage entrepreneurs. This is the topic or the lines which every startup or a founder should know, that these are some basics which one should know. That before starting the session, I want to make the definition clear of startups. Startups, I want to, Angita, may I speak in Hindi and English both, na? Yes, yes. The language is... Yes. Okay. तो स्टार्टअप इस पूरे इकोसिस्टम में जब भी हम बात करते हैं तो एक स्टार्टअप एक ऐसी टर्म है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिक एक स्टार्टअप क्या होती है? एक इमर्जिंग कंपनी होती है विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल, और उसमें जो बिजनेस मॉडल होता है वो स्केलेबल होता है। अब आपको ये समझना होता है कि स्केलेबल क्या चीज होती है। स्केलेबल, हम एक ऐसे बिजनेस या एक ऐसे इनोवेशन पे काम करते हैं जो सिर्फ आपके एक सीमित लिमिटेड एरिया पे ना काम करते हुए बल्कि पूरे शहर, पूरी कंट्री या आपके पूरे स्टेट के लिए काम करे। ऐसे बिजनेस मॉडल के साथ आप अगर आते हैं, किसी इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं, तो हम उसको स्टार्टअप कहते हैं, और वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंटेंट रखता हो। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ओला। मैं एक ओला का एग्जांपल अपनी जितनी भी स्लाइड होगी उसमें बताते जाऊंगा। ओला ने बेसिक जो उसमें उन्होंने हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि उन्होंने पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी थी जो वो रीच और डेस्टिनेशन पे एक फोन के जरिए कर सकते थे। ऐसी ही उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। अब इसमें उन्होंने पहले देखा कि किस तरीके से हमारे हम लोगों के जो कस्टमर्स होते थे, जो लोग होते थे, उनको एक अपने डेस्टिनेशन पे व्हीकल की जरूरत होती थी। तो उन्होंने इसको शॉर्ट किया, उन्होंने एक ऐप बनाया और उस पे काम किया कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल ऐप से एक व्हीकल को बुक कर सकते हैं और उसके वहां से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था, ये एक स्टार्टअप का कंसेप्ट था। उन्होंने छोटी सी जगह पे पहले काम करना चालू किया,
फिर उसको टेस्ट किया वहां पे, उन्होंने देखा कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया है, तो उन्होंने उस पूरी सिटी पे उसने काम करना चालू किया, फिर पूरे स्टेट पे काम करना चालू किया, और आज आप जान सकते हैं कि ओला पूरे इंडिया में किस तरीके से स्केल कर रहा है। तो ये होता है एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल। इसको ध्यान में रखे हुए कोई इनोवेटिव आइडिया आता है तो हम उसको स्टार्टअप कहते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो क्वेश्चंस भी पूछते जाएं, तो जिससे सेशन होते। अब स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में क्या अंतर होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहा, वो ही मेन होता है कि जो ग्रोथ इंटेंट होता है एक स्टार्टअप का, वो डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, मार्केट को पूरी डिसरप्ट करता है, मतलब एकदम से चेंज करते। जैसे कि आप देखिए BY जूस जब मार्केट में आया तो हमारे ऑनलाइन जो एजुकेशन था वो एक पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका है, एकदम से सडन उसने चेंज कर दिया है मार्केट को। पहले आप देखिए LN एजुकेशन, आकाश इंस्टीट्यूशन, कोटा में बहुत ज्यादा एजुकेशन चलता था, ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत था, बहुत सारी कोचिंग चलती थी। लेकिन जब से BY जूस आया उसने उस मार्केट को पूरे तरीके से कैप्चर किया और सडनली चेंज कर दिया। ये एक टर्मिनोलॉजी होती है डिसरप्ट, जिसको समझ के अगर आप कोई अच्छा स्टार्टअप अगर लेके आ रहे हैं, आप कोई स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि ये स्टार्टअप आइडिया अगर बाजार में आता है, मार्केट में आता है, तो वो पूरी के पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर देगा, सडनली चेंज कर देगा। इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप आते हैं तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं अगर आप एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने सिर्फ शहर में खोलेंगे या उसकी 2 या 3 ब्रांच खोलने के चाहेंगे, तो वो एक स्मॉल बिजनेस में कन्वर्ट कहलाएगा, स्मॉल बिजनेस कहलाएगा। उसकी फंडिंग मेथड भी अलग होती है, जैसे कि आप BY जूस में देख सकते हैं, उसमें जितनी फंडिंग्स होती हैं बहुत हाई लेवल की फंडिंग्स होती हैं, बाहर से उसमें पैसा आता है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके बदले में कुछ वो इक्विटीज भी लेते हैं, कुछ शेयरिंग भी लेते हैं। लेकिन जो हमारी छोटी कंपनीज होती हैं या छोटे बिजनेस होते हैं, वो छोटे से लोन पे या फिर किसी बाजार में थोड़ा बहुत पैसा उठा के भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेस में। अब आता है कि जो हमारे सेशन का टॉपिक था इंक्यूबेशन सेंटर, इसलिए मैंने पहले स्टार्टअप को थोड़ा सा इलॉबरेट करने की कोशिश करी थी कि हम स्टार्टअप समझें कि क्या होता है। अब जैसे इंक्यूबेशन सेंटर आपके यहाँ भी आपके यहाँ है अंकिता, ई सेल में अभी इंक्यूबेशन सेंटर? Yes, we have. भी है। तो यहाँ पे आपको जैसा आपको पता ही है कि इंक्यूबेशन सेंटर में इस तरीके की आपका यहाँ है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि बेसिक जो इसमें आपको सपोर्ट, वर्किंग स्पेस का भी सपोर्ट मिल रहा होगा, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा होगा। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर फंडिंग में सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके के और डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं और किस तरीके से वहां पे आप फंडिंग को प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं। कुछ वहां पे मेंटोर्स होते हैं, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटोर्स को एसोसिएट करता है इंक्यूबेशन सेंटर, अपने साथ जोड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग से लेके सेल्स पे, और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इनहेंस करना है, अपने स्टार्टअप आइडिया को आगे लेके जाना है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्टार्टअप्स की, उसको कुछ लोग 5 स्टेज में बांटते हैं, कुछ 7 स्टेज में डिवाइड कर लेते हैं। आइडिएशन, वैलिडेशन, MVP, प्रोटोटाइप, स्केलिंग, उसके बाद ट्रैक्शन। तो जो आपके मेंटोर्स होते हैं वो आपका जो पूरा स्टार्टअप होता है एक आइडिया से लेके किस तरीके से कमर्शियली उसको स्केल करना है स्टेप बाय स्टेप, वो इंक्यूबेशन सेंटर में आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि IIM है और यहाँ के स्टूडेंट वाकई में ये हर तरीके, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश भोपाल में काम करते हैं, तो डिफरेंट जैसे इंक्यूबेशन सेंटर, कई टाइप के इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। कुछ एकेडमिक इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो कॉलेजेस में होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, जैसे स्टार्टअप मध्य प्रदेश है तो स्टार्टअप गवर्नमेंट चला रही है। फिर हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अलग अलग, NIT भोपाल है, IIT इंदौर है, IIM इंदौर है, यहाँ के डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो हर इंक्यूबेशन सेंटर में जो इनोवेशन की, जो बिजनेस करने की तरीके होते हैं, जो हमको मेंटोरिंग वहां पे प्रोवाइड करानी रहती है, वो अलग अलग लेवल की होती है।
तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग लेवल के मेंटोर्स और सारी चीजें प्रोवाइड करा जाती हैं, क्योंकि आप मान लीजिए जैसे कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो क्रिकेट में, उसको एक कोच की जरूरत होती है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, या आप किसी भी कितने अच्छे पेसर्स हो, बॉलिंग करने वाले हो, लेकिन उनको मेंटोर्स की जरूरत होती है कि वो अपने बिजनेस में इतने बिजी होते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे उनसे कुछ चीजें छूट रही हैं, कैसे वो अपने स्टार्टअप को वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्टार्टअप को आगे बढ़ा के ले गए, पता चले उसमें उनको कस्टमर वहां पे नहीं मिल रहा है, वहां पे नुकसान हो सकता है। ये कांस्टेंट मेंटोरिंग, ये सबसे जरूरी चीज होती है जो हर इंक्यूबेशन सेंटर में प्रोवाइड की जाती है। मेरे ख्याल से आपके इंक्यूबेशन सेंटर में भी कई मेंटोर्स आपसे जुड़े होते होंगे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स होते हैं स्टार्टअप्स को कैलकुलेट करने के लिए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें मेंटोर्स हमारी करते हैं। फिर यहाँ पे हैंड होल्डिंग की सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, सेल्स और मार्केटिंग सपोर्ट की प्रोवाइड की जाती है। जैसे बड़े बड़े इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, आगे मैं आपको एक्सेलरेटर के बारे में बताऊंगा भी, जो कई आप स्टार्टअप पिचेस देखेंगे तो वो बताएंगे कि वी आर इंक्यूबेटेड, आई एम बेंगलोर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, तो उससे उनका एक ब्रांड बनता है कि हम लोग IIM बेंगलोर में इंक्यूबेटेड हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, VCs होते हैं, उनको लगता है कि हाँ वहाँ के मेंटोर्स हैं, वहाँ एक उसका ब्रांड है, उसकी एक विश्वसनीयता है, तो ये स्टार्टअप अच्छा होगा। तो इस तरीके के भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट, जैसे हम लोग भोपाल, सागर, सतना और जबलपुर में काम करते हैं, तो जो वहाँ के जो लोकल HNIs हमसे जुड़े हुए होते हैं, जब उनको लगता है कि जो हमारे के 30 स्टार्टअप इंक्यूबेटेड हैं, उन लोगों को पता होता है कि इनको एक प्रॉपर 9 से 1 साल तक का प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड होगा, तो इन्वेस्टर्स की रुचि भी बढ़ती है। तो ये जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, मार्केटिंग सपोर्ट इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ के भी होता है। लीगल IPR कॉम्प्लायंसेस भी आपके जो मेंटर्स होते हैं, वो टीम फॉर्मेशन में आपको काम मिलता है इंक्यूबेशन सेंटर के। MVP और प्रोटोटाइपिंग, जो मेरे ख्याल से ये टर्मिनोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसको मैं चाहूंगा आप लोगों से डिस्कस करूं, कुछ लोग जानते भी होंगे इसको। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप, एक स्टार्ट, क्योंकि ये जो हम नेक्स्ट एक्सेलरेटर के बारे में जब समझेंगे तो उसमें MVP को पता होना चाहिए कि MVP एक वो स्टेज होती है एक स्टार्टअप आइडिया की या प्रोडक्ट की, कि वहां से जो कस्टमर्स होता है या जो बाहर के लोग होते हैं, वो आपके आइडिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट होगा जब वो बाजार में आएगा। क्योंकि आइडिएशन स्टेज में वो सिर्फ एक रॉ आइडिया होता है, रफ आइडिया होता है। जब आप उसकी वेबसाइट बना लेते हैं, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप कोई सर्विस ऐप बनाते हैं, तो उसमें समझ में आएगा। आपका प्रोडक्ट रिलेटेड कोई स्टार्टअप है, तो उसमें प्रोटोटाइप आप अगर बनाएंगे तो लोगों को दिखेगा, समझेंगे कि किस तरीके से वो फंक्शन करता है। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक स्टार्टअप को नेक्स्ट स्टेज पे जो स्केलेबल बनाने के लिए, उसको MVP और प्रोटोटाइप करने के लिए। तो ये सपोर्ट आपको इंक्यूबेशन सेंटर में प्रोवाइड किया जाता है। एक और जो सबसे बड़ी चीजें होती है नेटवर्किंग, क्योंकि देखिए फाउंडर्स, एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है, इसमें सबसे बड़ा काम होता है नेटवर्किंग का ही। पूरी की पूरी स्टेज आपको टीम फॉर्मेशन में नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। आपको मान लीजिए किसी प्रकार का इन्वेस्टिंग या फंड चाहिए, तो आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास आपकी जो डे टू डे रूटीन्स होते हैं, डे टू डे टास्क होते हैं, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उन चीजों के लिए समय निकाल पाए, नेटवर्किंग कर पाए। जो बड़े बड़े आप सुने होंगे आपने, जो कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं, वो काय के लिए कॉर्पोरेट अवार्ड्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के लिए होते थे। तो ये स्टार्टअप आइडिया को इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड कराता है जहां पे वो नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, आप उस पर जाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर रही है 2015 से, वो ऐसे डिफरेंट हैकेथॉन्स है, डिफरेंट इवेंट्स को समय समय पे ऑर्गेनाइज करती ही रहती है, और भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, कि जिस तरीके से वहां पे डिफरेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम की इनेबलर्स आए, छोटे से लेके बड़ा। कौन सा आपको जर्नलिस्ट की जरूरत होती है, वाइस जैसे यूआर स्टोरी है, INC42 मीडिया है, आजकल तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप, बिजनेस वर्ल्ड है, उसके बाद CNBC है। आज हर जगह एक एक कॉलम
कई जो न्यूज़पेपर हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर, उसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ स्टार्टअप्स के बारे में लिखते हैं। ये सबसे ज्यादा एक जरूरी होती है, जो आजकल जो हमारे जो हाई एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं कि एक पीआर मैनेजर अपने इंक्यूबेशन सेंटर में रहता है, वो पूरा का पूरा काम ब्रांडिंग का करता है। योर स्टोरी में अगर मीडिया आती है तो वो भी उनकी एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है कि किस तरीके से आपका स्टार्टअप काम कर रहा है, आपकी स्ट्रगल रहता है, उसमें सारी लाइफ होती है। ये सारी की सारी प्रोसेस आप इंक्यूबेशन सेंटर में ये सारी फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? I guess no one has questions, sir. You can. Okay. नो सर। सो एक्सेलरेटर और इंक्यूबेशन सेंटर में थोड़ा सा अंतर है। एक्सेलरेटर क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर अलग अलग होते हैं। वहां पे जैसे एकेडमिक इंक्यूबेशन सेंटर है या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका जो बिजनेस मॉडल होता है, जो उनका काम करने का तरीका होता है, उसमें वो अपने किसी प्रकार की अर्निंग या किसी प्रकार के प्रॉफिट को लेके ध्यान में काम नहीं करते। वो एक सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, उसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिससे वो अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। लेकिन जब एक्सेलरेटर्स जो होते हैं, जैसे वाई कॉम्बिनेटर हैं, टेक स्टार्स हैं, ये अपने पूरे वर्ल्ड के बहुत वर्ल्ड फेमस इंक्यूबेशन सेंटर है, एक्सेलरेटर्स हैं सॉरी, और ये एक्सेलरेटर वर्चुअली भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इन्होंने बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे एयरबीएनबी वगैरह हैं, ये वाई कॉम्बिनेटर से एसोसिएटेड थे। और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर आप एक्सेलरेटर और इंक्यूबेट मैं सॉरी पहले एक्सेलरेटर की मैं और डिफरेंस बताऊंगा कि ये जनरली उन कंपनियों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं या उनको एक्सेलरेट करते हैं, अपने यहाँ पे अपने यहाँ का सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जिनका पहले से कोई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, या फिर बहुत समय से वो बिजनेस बहुत ही स्लो काम कर रहा है और उसको किसी स्केल की प्रोसेस है। मतलब अगर आप मान लीजिए इंक्यूबेटर और एक्सीलेटर में क्या अंतर है कि इंक्यूबेटर स्टेज 1 पे काम करता है और एक्सीलेटर स्टेज 3 पे काम करता है एक स्टार्टअप्स के लिए। ये एक डिफरेंस होता है कि आपके पास। So, sir, Ankita has a question that what kind of industry or what level of industry do these incubator or accelerator facilitates? Is it applicable for small business also, or like what kind of industries are they actually facilitating? In incubator, Ankita, basically incubators, there are many types of incubator, like sector agnostic incubators and sector specific incubator also. Like we as we are working, or a state government or central government works, or your college work, it may be a sector agnostic. They does not specify any kind of industry or specific industry, like you have to only work for agriculture or a textile industry. But there are many incubation center, they works as sector specific. Maybe a agriculture college in Jabalpur is a sector specific incubation center, and they provide specifically for agricultural startups. And the next question is that one thing is that the incubation center also provide some kind of small businesses also. Yes, they provide facilities to small business also. Like in Madhya Pradesh startup policies, they want to encourage product based startups. Basically the product based startups are can be converted into a small business. जो प्रोडक्ट बेस्ड जितने भी स्टार्टअप होंगे वो स्मॉल बिजनेस ही जैसे काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, या आपके यहाँ स्टार्टअप उत्तराखंड है, वहां पे भी स्टार्टअप पॉलिसी बनी हुई है। तो बेसिक उनका एक स्टार्टअप इंडिया पूरे का भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो सेक्टर स्टेट वाइज में भी डिफरेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आप वहीं बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, चेन्नई जाएंगे, वहां का इनोवेशन लेवल अलग होगा, वहां के स्टार्टअप का कल्चर ही एक नेक्स्ट लेवल का कल्चर होता है। बेंगलोर तो सिलिकॉन वैली है, वो पूरे वर्ल्ड को टक्कर देती है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया का सिर्फ इनोवेशन पे ही काम करने का फोकस नहीं है, उनका फोकस ये है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कम से कम अपना बिजनेस खुद का चालू करें, जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर्स बने।
तो इसमें अगर आपका जो मैंने पहली स्लाइड्स में और जो शुरू में बात करी थी कि जो अंतर बताया था कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में, तो वो अंतर यहाँ पे धीरे धीरे पॉलिसी में जैसे आप आते जाएंगे तो वो डाइल्यूट होते जाता है। स्मॉल बिजनेस को भी इंक्यूबेटर सपोर्ट करते हैं और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के इंक्यूबेशन सेंटर, वो डिफरेंट एमएसएमईज और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई स्कीम होगी, फॉर मेडिकल की कोई स्कीम्स होगी, उनसे सबका एमओयू होता है, सबका कोलैबोरेशन होता है। और वो सारी की सारी, आपको मान लीजिए कोई एक प्लांट डालना है, बायोगैस का प्लांट डालना है, तो वो स्मॉल बिजनेस में आएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटीज होगी। तो जो मध्य प्रदेश स्टार्टअप हमारे यहाँ का है, आपके यहाँ का भी स्टार्टअप उत्तराखंड है, और भी स्टेट गवर्नमेंट के, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्टअप इंडिया और एमएसएमई दोनों के साथ कोलैबोरेशन होके वो सारी चीजें। तो क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। तो हम लोग एक्सीलरेटर्स पे थे। बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सीलरेटर में डिफरेंस यही होता है कि जो एक्सीलरेटर होते हैं वो आपको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए वो चार्ज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ इक्विटी। क्योंकि यार देखिए, आप पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप के पास इतना पैसा तो होता नहीं है जनरली कि वो उनको किसी प्रकार के पेमेंट के साथ काम करें, लेकिन वो ऑप्शन भी होता है। कई ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो पेमेंट के साथ भी काम करते हैं, फीस के साथ करते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो वो कुछ परसेंट ऑफ इक्विटी आपकी लेंगे और उसमें आपको डिफरेंट जो भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं। बहुत हाई लेवल का सपोर्ट इसमें होता है, जिसमें अगर आप लोग, अभी कुछ लोग जानते भी होंगे, वाई कॉम्बिनेटर का नाम सुना होगा, टेक्स्टार का। अब हमारे यहाँ भी डिफरेंट जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे आप गूगल फॉर स्टार्टअप्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स हैं, ये सब एक AWS फॉर स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद ओरेकल भी स्टार्टअप्स है। सारे के सारे जो बड़े बड़े एमएनसीज हैं उन्होंने अपने एक एक्सीलरेटर खोल के रखा है। वहां पे वो डिफरेंट जो स्टार्टअप आइडियाज होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। इससे उनको भी फायदा होता है, कुछ इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट उनको भी हो जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंक्यूबेशन सेंटर्स में और एक्सीलरेटर्स में। अब इसमें जो, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियल टॉपिक है, इसमें हम लोग समझते हैं कि जब इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं, एक्सीलरेटर में आते हैं, और कब आपको स्टार्टअप में भी आप समझ सकते हैं, तो ये एक माइंड मेकिंग प्रोसेस होती है ये स्टेज इसमें। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि किस स्टेज में। वैसे तो स्टार्टअप आप जब चाहें जब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल जर्नी में पहुंचना है और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ काम करना है, तो थोड़ा सी कुछ चीजें आपके साथ होनी चाहिए, आपके फेवर में होनी चाहिए जब आपको अपने स्टार्टअप आइडिया को शुरुआत करनी चाहिए। तो एक यू हैव टू बी यू हैव एनी वायबल आइडिया दैट कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जितने भी स्टार्टअप अभी देखेंगे, जितने भी हैं, BYJU'S हैं, ओला है, उबेर है, अमेजन तो बहुत पुराना स्टार्टअप है, लेकिन उसकी भी स्टोरी आप देखेंगे। फ्लिपकार्ट है, उसके बाद बिग बास्केट हैं, अब तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं स्टार्टअप्स आ रहे हैं। इन्होंने लोगों की किसी पेन पॉइंट को ही सॉल्व किया है, क्योंकि इंसान पैसा उसी चीज के लिए, उसी प्रोडक्ट के लिए खर्च करेगा जब आप उसकी किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आपका जो एक स्टार्टअप आइडिया है, आप जिस भी प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, वो उस पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जब भी आप अपने स्टार्टअप आइडिया को चालू करें। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि यार, जो मैं जिस तरीके का स्टार्टअप लेके आया हूँ, या जिस प्रोडक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ, वो पहले से एग्जिस्टिंग है मार्केट में। तो उसमें ये अंतर होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट को अपना लेके आ रहे हैं, उसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि पहले से वो मार्केट में एग्जिस्टिंग कर रहा है। आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं। उनकी जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अपने प्रोडक्ट को लॉन्चिंग में, प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करने में, उसमें चेंज करके आप अपने प्रोडक्ट को
अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और चूंकि हम लोग इंडिया में हैं, तो अभी कम से कम हमको 5 से 10 साल तक इस चीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा स्टार्टअप आइडिया एग्जिस्टिंग मार्केट में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। अगर आप ओला को ही देख लियो, उबेर को भी देखिए, अगर सेम की सेम फैसिलिटी आप अपने शहर में भी किसी और नाम के साथ चालू करेंगे, किसी और चीज के साथ चालू करेंगे, तो वो भी सक्सेस कर सकती है। जैसे रैपिडो, हम रैपिडो है, रैपिडो आई, उसके बाद हमारे भोपाल का ही प्रोडक्ट है, बहुत आगे तक जा रहा है। तो ये इस स्टेज पे अभी किसी को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि यार वो स्टार्टअप आइडिया पहले से काम कर रहा है तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, सिर्फ इसी के लिए ये नहीं देखना। उसके बाद आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। मैं पर्सनली 6 महीने तक का अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास कम से कम 6 महीने का फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, जिसमें आप अगर मान लीजिए 1 या 2 इंटर्न को हायर करते हैं, या आप खुद भी विदाउट सैलरी सरवाइव कर पाए, विदाउट या फिर आपको किसी प्रकार का एक्सटर्नल सपोर्ट हो, आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, या आपके ब्रदर्स का, सिस्टर का, इस तरीके का कम से कम 6 महीने का फाइनेंशियल प्लान हो, जब आप अपने स्टार्टअप आइडिया या कोई भी इंटर्नशिप जर्नी को तैयारी के साथ उतरें। क्या कुछ रियलिटीज भी होती है एंटरप्रेन्योरशिप्स की, उसको भी जो अपने दिमाग में भी रख के आना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सक्सेस रेट देखेंगे तो अभी तक इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ 10% स्टार्टअप और भी 8% स्टार्टअप सक्सेस हो पाते, बाकी 90% स्टार्टअप आइडियाज की फेलियर होती है। तो ये जर्नी होती है जो जिगजैग मोशन पे काम करती है। इसकी सच्चाई के साथ ही अगर आप आएंगे मार्केट में, इस जर्नी में उतरेंगे, तो जरूर अच्छा रहता है। और कुछ सिक्योर्ड अगर आप फंड पहले से रखते हैं, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि स्मॉल बिजनेस भी इंक्यूबेटर्स सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तो स्मॉल बिजनेस में अगर आप आते हैं तो आपको एक फंड की जरूरी होता है। स्टार्टअप की एक खूबी ये होती है कि स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप में, कि स्टार्टअप आपको रेगुलर फ्लो बनाने का, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं, तो रेगुलर फ्लो ऑफ मनी बना रहता है उसमें। लेकिन स्मॉल बिजनेस में आपको एक सिक्योर्ड फंड होना चाहिए कि मान लीजिए आपका क्या, जैसे अभी कोविड का टाइम है, तो कई ऐसे हमारे स्मॉल बिजनेस या स्मॉल बिजनेसमैन थे जिनका फंड रुक गया था, जिनकी सेल्स बिक गई, सेल्स कम हो गई थी, तो उस समय आपको एक सिक्योर्ड फंडिंग काम करती है। अंकिता, you can alert me of the time we have it. Yes sir, we have time now. Yeah. अब देखिए, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को ही फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। और जो गवर्नमेंट का भी एक और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं सेक्टर्स में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है अभी। आपके जो प्रोफेसर्स होंगे उन लोगों के कई ऐसे सेशंस होंगे जिनमें समझा होगा कि उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हाई लेवल पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो अर्ली स्टेज पे ही सिर्फ और सिर्फ जॉब सीख करने का, जॉब ढूंढने के उद्देश्य से ही पढ़ाई चालू ना करें। उस स्टेज जो आज से 5 से 10 साल पहले होता था कि हम आईआईटी में पढ़ेंगे, हम आईआईएम में करेंगे, हम इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ग्रेजुएशन कर लें, लॉ कर लें, उसके बाद हम कहीं जॉब करेंगे, इस पूरे माइंडसेट को क्लोज करना चाहती है हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं। वो चाहते हैं कि अर्ली स्टेज से ही एक स्टार्टअप आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की ओर बढ़े। तो उसके क्या कारण है? क्योंकि देखिए, इस समय आपका जो कॉस्ट होता है फेलियर का वो बहुत कम होता है। आप जो भी कॉस्ट लगाएंगे इतना ज्यादा वो उसके फेल होने के चांस कम होते हैं। आपके पास टाइम बहुत होता है स्टेज में, 21, 22, 23, 24 साल या 25 साल तक की उम्र से भी अगर आप एक स्टार्टअप को चालू करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करते हैं, 4 या 5 साल के अंदर आप उसमें सेट भी हो सकते हैं या उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप रिवर्स बैक अपने करियर में भी चेंज करते हैं, उसका कॉस्ट ऑफ फेलियर
कम होता है, यूथफुलनेस होती है, यंग एज होती है, जोश ज्यादा होता है, तो इंथुसियाज्म ज्यादा होता है। आप अभी इस एज में जब हम लोग, जैसे हम ही लोग स्टार्टअप मेंटोर हैं या इंक्यूबेशन सेंटर के लिए कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो कई हमारे साथ वाले भी, हमारे फ्रेंड सर्कल भी, और भी जो लोग मुझसे जुड़े होते हैं, वो कहते हैं यार तुम खुद क्यों स्टार्टअप अपना चालू नहीं कर सकते जब इतना मेंटोर करते हैं। तो वो एक वो जो यूथफुलनेस है, और भी इसमें जो चीजें कही गई हैं कि कॉस्ट ऑफ फेलियर, ये सब हमको फेस करना पड़ता है, जो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके पास समय होता है, आप टाइम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अभी आज स्टार्टअप कर रहे हैं, 6 महीने बाद आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर जैसे आपने एमवीपी लॉन्च किया, कस्टमर्स का फीडबैक आए, उसमें आपने अपने प्रोडक्ट की में चेंजेस करके उसको इम्प्रूव कर लिया, बिजनेस मॉडल में इम्प्रूव किया, सेल्स मॉडल में इम्प्रूव किया, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। बाकी अगर यही बहुत 30, 45, 60 के अगर स्टार्टअप्स होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता इस एज पे। उसके बाद आप नए चीजें सीख सकते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रेशर आप पे नहीं होता, और हाई चांस ऑफ गेटिंग ए मीडिया कवरेज। ये मैंने कहा, ये इस समय स्टार्टअप वर्ल्ड में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। आपने देखा होगा कई 10, या जैसे तिलक मेहता का आपने नाम सुना होगा, जो बॉम्बे के हैं एंटरप्रेन्योर्स। अगर वो 12, 13, 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टार्टअप को चालू किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तो उसका मीडिया कवरेज इतना बढ़ जाता है कि कस्टमर्स को पता चलता है। कई ऐसे हमारे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, ड्यू टू लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट, ड्यू टू द लैक ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट बजट, और जो कहना चाहिए एडवर्टाइजिंग बजट, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। उसके कारण भी कई स्टार्टअप सफर करते हैं। तो ये एक स्टार्टअप हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर हैं, एक्सेलरेशन है, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स क्यों चाहते हैं कि वो अर्ली स्टेज पे काम करें, तो ये एक बेसिक चीजें हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रॉस भी हैं, इसमें मोटिवेशन होता है। आप अपने आप उस चीज पे काम करते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। जो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसमें हमें कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें हम बिलीव नहीं करते हैं। स्मॉलर टीम में काम करते हैं, आप अपने डिसीजन खुद बना सकते हैं, आपकी खुद की कंपनी होती है, उसकी एक उसका एक अपना अपना अपने वैल्यू होती है, एक अपना अपना एटीट्यूड होता है कि ये हमारी कंपनी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप देखिए, जॉब कितना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या 1 करोड़ तक का भी आपका वो जो कहना चाहिए हमारा पैकेज होता है, वो पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ये होते हैं कि आपकी 1 या 2 डील भी क्लोज हुई तो वो 100 करोड़, 200 करोड़ तक की होती है। आप कम समय में बहुत रिच बन सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं यंग एज में, जिससे हमारे स्टार्टअप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके कुछ कॉन्स भी हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि वो एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, जिसमें मंथली सैलरी आए और ज्यादा स्ट्रगल ना करें। तो एक जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कि अनस्टेबिलिटी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में होती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ में होती है, और ये बहुत हाई एंड की होती है। इसमें थोड़ा बहुत चांस नहीं होता, बहुत ही आपकी पूरी लाइफ स्टेक में रख सकती है। तो मैं जब भी कभी अपने इस तरीके से कुछ बताना होता है कि आप स्टार्टअप को कैसे चालू कर सकते हैं, जो बेसिक हम लोग इनकरेज करते हैं स्टार्टअप के प्रति, तो लोगों को ये चीज हमेशा बताता हूँ कि ये बहुत टफेस्ट, डराता नहीं हूँ, लेकिन एक सबसे जरूरी चीज है जो समझनी चाहिए हमारे स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप्स को, में, कि आप यहाँ पे आपको पूरी एक टफ जर्नी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि आपकी देखिए, आपको कंपनसेशन शुरुआत में आपकी कंपनी छोटी होती है, लंबे समय के लिए आपको काम करना पड़ता है, जो अपने आप 1 घंटे 8 घंटे में फुर्सत हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 12-12, 13-13 घंटे काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक जो सबसे बेसिक चीज है कि इनोवेटिव आइडियाज आते कहाँ से हैं। यहाँ से आपको कुछ चीजें मैंने इसमें शॉर्ट लिस्ट करी हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके
आपको इनोवेटिव आइडिया, स्टार्टअप आइडिया आ सकते हैं। तो एक इनोवेशंस क्या होते हैं? इनोवेशन एक ऐसी चीज होती है जो देखते सब हैं, सोचते भी सब हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। कई ऐसे स्टार्टअप्स होंगे, कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो ये कहते हैं कि यार ये मैं 2 साल पहले करना चाहता था और आज देखो ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। मैंने ये इसको सोचा था लेकिन सामने वाले ने काम कर लिया। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि कोई कोई ऐसा सोचता होगा कि मैं जब भी स्टार्टअप कल्चर में आऊं या जब भी काम करना चालू करूं, जब मेरे पास कोई बहुत ही अच्छा ऐसा यूनिक आइडिया हो जो अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा 0.1% ही चांस है कि आप कोई एक स्टार्टअप आइडिया सोचें जिसपे काम ना होगा। कोई ना कोई उस स्टार्टअप आइडिया पे या कोई ना कोई उस बारे में सोच रहा होगा। तो आप इनोवेशंस, जो स्टार्टअप से रिलेटेड इनोवेशंस हैं, उसको अगर आप समझेंगे ना, तो लोग बस एक्शन लेने में देर करते हैं। यहाँ पे हमारे जो फाउंडर्स होते हैं, जो आज सक्सेस कर रहे हैं, जो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, बस उन्होंने अपनी जर्नी को जल्दी चालू कर दिया था। यही डिफरेंस है। अब आप अपने आइडियाज को कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? आप मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स या ऑनलाइन को डेली स्टडी करिए। उसमें देखिए कि किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम्स लोग डेली फेस करते हैं, जिसका सॉल्यूशन अभी तक ना हमारी गवर्नमेंट निकाल पाई है, ना कॉर्पोरेट निकाल पाए, ना कोई प्राइवेट कंपनी अभी निकाल पाई है, ना ऐसा कोई बिजनेस उनके लिए काम कर रहा है। उसको आप ध्यान में रख के कर सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों के साथ बैठ के कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि यार चलो, मुझे पढ़ने के बाद काम नहीं करना है, किस तरीके के स्टार्टअप आइडिया पे काम करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा बिजनेस सक्सेस हो सकता है। आपकी कोई ऐसी बहुत अच्छी हॉबी है, जैसे आप फिटनेस फ्रीक हैं, एक फिटर करके स्टार्टअप है, आप उसमें देखिएगा। ये हमारे भोपाल का ही स्टार्टअप है, अभी बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर रहा है। इसमें सुनील शेट्टी जी ने भी इन्वेस्ट किया है। तो इस लड़के की हॉबी थी फिट जिम करने की, और इसने अपनी हॉबी को एक इतने अच्छे स्टार्टअप में कन्वर्ट कर लिया कि आज वो करोड़ों का बिजनेस कन्वर्ट कर रहा है। कुछ आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड भी, मान लीजिए आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप्स को लेके आते हैं, तो भी आपका कोई स्किल सेट बहुत अच्छा है, कोडिंग में आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कम्युनिकेशंस में आपका बहुत अच्छा काम है, उससे रिलेटेड आप कोई स्टार्टअप ला सकते हैं। बहुत सारे एडटेक हैं जो अभी काम कर रहे हैं। आपके क्वालिफिकेशन, जब मान लीजिए आप लीगल से आपने कोई डिग्री प्राप्त करी है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आईपीआर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, पेटेंट कराते हैं। तो आपके क्वालिफिकेशन, कोई वर्क एक्सपीरियंस, आपने 5 से 10 साल कहीं बड़ी कंपनी में काम किया है, तो भी आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस के उससे कर सकते हैं। कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो भी आप उसको ध्यान में रख के स्टार्टअप्स पे काम कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? Hello, sir. हाँ, Good evening, sir. So, गुड इवनिंग। very first thing that we want to ask from now is that we have some ideas and we just don't know whether it will be suitable in industry or not. हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज हो जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो, या फिर पता नहीं मार्केट में वो सेट होंगे या नहीं होंगे। उन्हें कैसे हम चेक करें? बिल्कुल, ये मैं इसीलिए 2-3 बार बोल चुका था कि कुछ क्वेश्चन हो। मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन हो, क्योंकि हम भूल जाते हैं कुछ बातें कहना। देखिए, ये जो सेशन ही है कि इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। इसी में आप जब इंक्यूबेट होते हैं स्टार्टअप में, तो वहां पे जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो मेंटोर्स होते हैं ना, आपके एक पूरे स्टार्टअप आइडिया को कमर्शियलाइज करने के लिए पूरे स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं एक स्टार्टअप आइडिया लेके आया हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो सक्सेस मिलेगी कि नहीं उसमें। तो वहां पे सबसे पहले आपको उस स्टार्टअप आइडिया पे काम करने से पहले हम एक वैलिडेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। अपने फाउंडर्स को, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको एक टारगेट देते हैं कि आप या तो अपनी लोकेलिटीज को में, अपने फ्रेंड्स में, एक सर्कल में, एक पूरे सेक्टर पे आप काम करिए। उन लोगों से पूछिए कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए
ये सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, क्या आप मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, आप खरीदेंगे। इसकी पूरी डेटा शीट बनती है, पूरी प्रोसेस होती है। उसी के बाद उस स्टार्टअप पे वो जब उनको ये फीडबैक मिलता है कि हाँ, मान लीजिए आपने 100 लोगों से पूछा, आपने 60 से 70 लोगों ने कहा कि नहीं, आपका स्टार्टअप आइडिया बहुत अच्छा है, और जो अगर आप इसके प्रोडक्ट के साथ आएंगे एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक कॉलोनी में, एक छोटे से एरिया में, वहां पे अगर आप आएंगे तो हम इसको परचेस करेंगे, इस पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, हम खरीदेंगे, तो ही हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप आगे काम करिए। और उसके एग्जाम्पल भी मौजूद हैं। देखिए ओला की अगर आप जर्नी जब पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ओला का एग्जाम्पल सब जगह देता हूँ, उसमें पूरी कवर हो जाती है उस जर्नी को। तो उन्होंने एक छोटे से एरिया पे ही काम करना चालू किया था। उससे पहले जो उनके फाउंडर्स थे ना, उन्होंने कई ऐसे खुद ही निकले थे, कई मॉल्स में, कई जगह गए और लोगों से पूछा कि यार हम इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो आप जहाँ पे पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइडेंगे, मोबाइल से आपके पास एक गाड़ी आएगी और आपको डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेगी, रूट के साथ के हिसाब से आपका पैसा हो। तो कई लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने उसको पहले बाइक के साथ चालू किया। जैसे आप बोल रहे थे ना आपका कोई स्टार्टअप आइडिया, तो हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि पूरे आपका जो पूरा स्टार्टअप आइडिया, उसको पूरे फंक्शंस के साथ मत आइए। उसमें कुछ पहले इनिशियल स्टेज पे ही पहले उन्होंने बाइक में ये टेस्टिंग करी कि कैसे लोग इसमें बुक करेंगे कि नहीं। जब उनको देखा कि ये स्केलेबल है, इसमें लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कार पे आए, कैब पे आए, और फिर एक छोटे सी जगह से पूरे शहर में आए, फिर पूरे प्रदेश में, और अब पूरे देश में। तो ये होता है कि आपको कोई भी आप स्टार्टअप आइडिया है, आप उसको वैलिडेशन थ्रू दी इंक्यूबेशन सेंटर जो भी होंगे, वो आपको ये सजेस्ट करेंगे। वहाँ पे जो मेंटर्स होंगे, कुछ मैट्रिक्स भी होती हैं, उसके भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। एक स्टार्टअप सक्सेस मैट्रिक्स पूरा का पूरा, मैं चाहूंगा कि आप लोगों की टीम जैसे ई-सेल, मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक्स पे काम करती है, तो जो मैट्रिक्स होते हैं जो स्टार्टअप को की सक्सेस को ट्रैक करते हैं, एक उस पर भी आप डिस्कशन कराइए किसी दिन कोई अच्छे से मेंटर्स को बुला के, तो उसमें समझ में आ जाएगा। वो आपको पूरी आपकी सक्सेस ट्रैक करेगा और फिर वो आगे बताएगा कि हाँ, आपको आगे काम करना चाहिए। क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you, sir. Anything? Anyone else? So, सर आजकल ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो लोन्स वगैरह पे लेके पढ़ते हैं, जैसे हमारी कॉलेज में इफ दे गो इनटू स्टार्टअप, क्या उन्हें सपोर्ट मिलता है लोन रीपेमेंट में, या फिर ऐसा कुछ भी है? यस मैम, बिल्कुल मिलता है। मैं चूंकि मध्य प्रदेश से हूँ, तो मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या स्टार्टअप लोन प्रोवाइड कराती है उसके बारे में नहीं, पर मैं मध्य प्रदेश और जो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ क्या जो पॉलिसी होगी उसमें फैसिलिटीज होगी। जैसे मध्य प्रदेश में है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ऐसी इस तरीके की उद्यम क्रांति योजना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हर जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने भी, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है इस पे एक्सपोनेंशियली काम कर रही है और बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही है। उन्होंने हर विभाग, हमारे यहाँ भी, जहाँ मैं उत्तराखंड के बारे में चूंकि मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग रिसर्च करेंगे वहाँ की टीम, तो ऐसी कई फैसिलिटीज होंगी। क्योंकि सारी स्टेट पॉलिसीज जो हैं, जो लोन की फैसिलिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर भी हमारे यहाँ मुख्य, आप दो नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वो भी काम करती है। उसमें आपको पूरी की पूरी लोन मिल सकती है उसमें, क्योंकि आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है। वो जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो प्रोवाइड कराती है। उसमें आपको लेकिन पूरा डीपीआर, आपके जो आपका प्रोजेक्ट है, जो स्मॉल आपका बिजनेस है, उसका आइडिया, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद 6 महीने साल भर की आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है, जो बिजनेस मॉडल होता है, उस पर आपको काम करना पड़ता है, और जो वहाँ की नोडल एजेंसीज होती हैं वो अप्रूव करती हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे उत्तराखंड के बारे में नहीं पता है, अगर मध्य प्रदेश का होता है। हमारे यहाँ बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक महीने में 19 स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, स्मॉल प्रोवाइड कराया। न्यूज में भी कई गवर्नमेंट, ये जो एजेंसीज होती हैं, मैं आपको बताऊं कि वो न्यूज में, जैसे हमने बताया था ना कि मीडिया का बहुत जरूरी रोल, मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनको एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई, गवर्नमेंट की लोन हुई, तो दूसरे विभाग ने उस न्यूज को पढ़ के खुद उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको इसमें और सपोर्ट। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि पहले से लोन है
तो आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। हेलो, Yes, sir. I got the idea. Thank you. ये कुछ ये कुछ स्टार्टअप आइडियाज हैं जिन पे देखिए, जितने भी स्टार्टअप आइडिया हैं, बड़े से बड़ा सक्सेस बिजनेस है, आप उनको इवेल्युएट करेंगे, उनमें कुछ ऐसा आपको अलग नहीं लगेगा। जैसे मैंने इनोवेशन में कहा था कि लोग सोचते हैं और देखते भी हैं उस चीज को, बस वो शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं वो शुरुआत कर देते हैं, एक्शन लेने की जरूरत है। और ये जो इंक्यूबेशन और एक्सीलरेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमीज को, कि आपको एक तरीके से इनकरेज करें। आपको हर 15 दिन, जैसे आप लोगों के सेल है, एक काम कर रहा है, सेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो इसमें इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे आपको काम कर याद दिलाया जाए कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप स्टैब्लिश करते हैं। तो यही बेसिक काम होता है इंक्यूबेशंस का, एकेडमिक इंक्यूबेशंस का यही काम होता है। और जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी कही, जिसमें हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी इस तरीके से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हम लोग भी यहाँ पे होता है, तो जब टीचर्स का और स्टूडेंट्स का होता है जो डेली पढ़ाते हैं, तो वो जब डेली पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपने साथ लेके आए। आप देखना यूट्यूब में जो यूपीएससी की भी तैयारी करा रहे हैं ना कुछ हमारे टीचर्स या फैकल्टी, जो अभी बहुत ज्यादा नाम चल रहे हैं, जो वो तक ऐसे एग्जाम्पल देते हैं स्टार्टअप्स के लिए, जो तैयारी यूपीएससी की करा रहे हैं, आईएएस आईपीएस बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसे मोटिवेट करते हैं कि आपको अगर आपका नहीं होता है सक्सेस तो आप और कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे समय समय पे आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिनसे स्टार्टअप आइडिया आ सके। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम, जैसे मैंने आपने कहा था कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के, वो उस पे। और इसमें मैं जो, और सबसे बड़ी चीज, और एक चीज और, कि आप अगर छोटे लेवल पे भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहते हैं अपनी सिटी की देख के, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिनमें ध्यान में रख के आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें कोई डिजिटल लाइब्रेरी है, ओला उबेर रैपिडो जैसी भी चीज चालू कर सकते हैं। फूड डिलीवरी में जोमेटो स्विगी, देखिए जोमेटो और स्विगी ओवरऑल रूल कर रहा है पूरी इंडिया में, लेकिन मैं सागर में एक स्टार्टअप को जानता हूँ, वो क्या प्रोवाइड कराता है, उसने क्या करा कि एक अपना फूड डिलीवरी, खुद का लोकल ऐप बनाया, फूड डिलीवरी तो वो प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन उसने एक चीज और करी कि वो शेफ को भी भेज देता है। उसका एक अलग चार्ज लगता है। मान लिया 8 से 10 लोगों की फैमिली है, वो चाहती है कि वो शेफ खुद उनके घर आए और उनका खाना बनाए, जो एक बहुत ही अच्छा उसने वो लिखा था। और उसने बहुत स्केल किया, उससे रजिस्टर्ड जितने भी शेफ हैं, जितने भी, और शेफ वो ही थे, और उससे जुड़े इसलिए भी लोग कि कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जिनकी लिमिटेड आय होती थी, जो फेमस हो जाते थे वहां तो लोग आते ही थे, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स थे जो बहुत अच्छा बनाते थे जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते थे, या जो छोटी सिटीज में रहते थे वहां पे ज्यादा कस्टमर या ज्यादा कस्टमर बेस नहीं था, उनको उसने उससे जोड़ा। और जब लोगों को उनका खाना पसंद आया तो उस शेफ को भी वो प्रोवाइड करा। तो ये भी फूड डिलीवरी में उसने एक वैल्यू एडिशन किया। बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आप कुछ निकाल सकते हैं, कुछ कारपूल सर्विसेज से रिलेटेड ऐप बना सकते हैं। देखिए एक चीज और है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि पहले से एग्जिस्टिंग जो स्टार्टअप आइडियाज हैं उस पर हम काम करें। आप मान लीजिए अपने शहर में या प्रदेश में या अपनी जगह पे कोई स्टार्टअप आइडिया लेके आते हैं और उस पे काम कर रहे हैं, उससे एग्जिस्टिंग कोई बड़ी कंपनी काम कर रही है, तो मेरा जितना भी अनुभव है और जो भी चीजें अभी मार्केट में मैं देखता हूँ, उसमें सबसे पहले वो आके आपको एक्वायर करेगी, उसके बाद वो अपने शहर में काम करना चालू करेगी। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस आपने 8 या 10 लाख रुपए पे स्टार्ट किया, और अगर कोई उसको 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ में खरीदता है, तो भी वो बहुत ही अच्छी चीज होती है, जिसको मर्जर और एक्विजिशन एक स्टार्टअप स्टेज भी होती है, वहां पे भी करना चाहिए। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मर्ज हो जाते हैं, जिनको बड़ी बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है।
होती है। तो ये भी एक बहुत कई ऐसे लोग होते हैं कि सर हम ये क्यों चालू करें, तो पहले से काम कर रहा है। मैं उनको कहता हूँ कि आप करो, अगर आपके पास कस्टमर होगा, उस रीजन में कस्टमर होगा, तो कोई भी स्टार्टअप आएगा तो सबसे पहले आपको एक्वायर करेगा। आप उसके बाद कोई कैटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बेसिक सा एक स्टार्टअप है ये जो हमारे सतना में काम कर रहा है। तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जितनी भी हमारी गायें हैं जो जब दूध देना बंद करती हैं तो अनफॉर्चुनेटली लोग उनको छोड़ देते हैं। उन्होंने पूरी गायों को वो इकट्ठा करता है। उसने जो मैडम कह रही थी कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, उसने गवर्नमेंट से ही जमीन ली, राजस्व विभाग से जमीन ली, संपर्क करके, और पूरे केटल को वहां रखता है। और जो उसने बायोगैस का प्लांट डाला पूरा का पूरा, बहुत ही अच्छा है। इसको गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी। कोई ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल, आप लोकल लैंग्वेज में देखिए, जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, एडटेक के स्टार्टअप है, वो हाईली इंग्लिश पे ही काम करते हैं। लेकिन अभी लोकल लैंग्वेज में भी, जैसे हमारे एक जबलपुर में है, तो वो बुंदेलखंड और वहाँ के रीजन से रिलेटेड, जो क्योंकि बहुत निचले स्तर थे, उन लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी कि उनको इंग्लिश कैसे सिखाएं, तो लोकल लैंग्वेज में उनसे इंटरेक्ट करना, उनको समझाना, वो उससे रिलेटेड एक उसने होम गुरुजी करके एक स्टार्टअप को काम किया, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आप लोकल OTT प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं कुछ, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल आर्टिस्ट हैं जो ड्रामा बना रहे हैं, जिनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक तो वो काम कर नहीं सकते। लोकल OTT प्लेटफॉर्म बना के उनकी शॉर्ट मूवीज, उनके शॉर्ट ड्रामा अपने प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। फ्यूल डिलीवरी सर्विसेज चालू कर सकते हैं, आप कोई लोकल शॉपिंग ऐप बना सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो काम करती हैं वो कर सकते हैं। ये कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। ये भी किस तरीके से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम को आप पर्सनली फेस करते हैं तो उससे रिलेटेड आप, जैसे हमारे यहाँ सागर में एक निर्भया ऐप बनाया गया। छोटा सा जगह थी, वहाँ पे 8 से 9 के बाद फीमेल के लिए बाहर घूमने में दिक्कत होती थी, तो उसको, ऐसे कई ऐप है, लेकिन ये ऐप एक लड़की ने वहीं पे बनाया, और इसको वहीं की गवर्नमेंट, जब जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी की गवर्नमेंट थी, उसको उसमें दिखाया, उनको ये ऐप बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने प्रोक्यूरमेंट के जरिए उन्होंने इसको अपने चैनल पे लिया, उसको भी कुछ उसके पेटेंटिंग के उसको पैसे प्रोवाइड किए, और इस ऐप को बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया अपने। वो सिर्फ सागर में ही काम करता है वो ऐप। उसके बाद अगर कोई आप, ये सारी चीजें हैं, आप कोई टेक्निकल फीसिबिलिटी लेके आ रहे हैं, कॉस्ट और एक्सेप्टेबिलिटी, कंपाइलेंस, या अपने पैशन या नॉलेज, हॉबीज से रिलेटेड भी आप अपने स्टार्टअप आइडिया को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ये केस स्टडीज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एक ये एग्जाम्पल सबको देता हूँ। ये डेल का एग्जाम्पल है, शायद तक कमी क्योंकि लोग को पता नहीं होता। ये देखिए 1980, इस एग्जाम्पल में सब कुछ आ जाता है, जितनी भी चाहिए इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स जो चाहते हैं, और किस तरीके से एक छोटा सा स्टार्टअप आइडिया इतनी बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हुआ, उसको समझने की आप डेल का एग्जांपल लीजिए। ये 1984 में 19 ईयर स्टूडेंट था। इसने क्या देखा कि उस समय जो इतने भी कंप्यूटर्स आते थे, वो क्या होते थे, कंपनी द्वारा बने बनाए, उसमें कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस नहीं होता था कि इतने GB रैम लगवा लूं, ये वाला मैं स्क्रीन लगवा लूं, ये वाला कुछ भी उसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते थे। तो ये इस लड़के ने अपने जो लोगों से पूछा, स्टूडेंट था कॉलेज में ही, उसने देखा कि कुछ गेमिंग के लिए किसी को अलग लैपटॉप कंप्यूटर्स की जरूरत है, या किसी को अलग प्रकार मूवीज या किसी और शौक है तो उसको ज्यादा हार्ड डिस्क की जरूरत है, किसी कई लोग आपके यहाँ भी कॉलेज में होंगे जो बहुत ज्यादा स्टोरेज रखते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड है जिनको बहुत ज्यादा, तो कस्टमाइजेशन, उसने जब इस पे काम करना चला तो उसने अपनी कंपनी में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि जो आप नेटवर्किंग और जो अपना सिस्टम बनाते हैं उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रखा था उस समय। एक पर्टिकुलर तो वो देता ही था, और उसने रखा, तो ये लोगों को इतना अच्छा लगा उसकी कंपनी का आइडिया कि आज वो इतनी बड़ी कंपनी के रूप में कन्वर्ट। एक ऐसी छोटी सी केस स्टडी है, और ये एक छोटा सा लाइन है जो मोटिवेशन के लिए है।
जिसको अमेजन फाउंडर्स ने बोला था कि आई न्यू दैट इफ आई फेल्ड आई वुड नॉट रिग्रेट दैट, बट आई न्यू द वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज नॉट ट्राइंग। मतलब अगर आप समझ ही गए होंगे कि हमने इसमें किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोशिश ही नहीं करी। तो ये जो पूरी इंक्यूबेशन और हमारी गवर्नमेंट है और एक्सेलरेशन है जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ अपेक्षा रखते हैं, उनको ये है कि कम से कम आप अगर कुछ सोचते हैं, कुछ पैशन आपको है, तो आप एक बार ट्राई। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, Nitish, you can go ahead. Thank you, sir, for this insightful session. My question is that you have stated in your LinkedIn profile that you have assisted various startups to write proposal for government schemes to get grants and that thing. So I want to know that what kind of startups that government choose to give grant to them. मतलब किस तरीके का स्टार्टअप होना चाहिए या किस सेक्टर में स्टार्टअप होना चाहिए जो वही गवर्नमेंट नीतीश मैं आपको वही अभी भी वही कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती। स्टार्टअप होना चाहिए और जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि और भी ऐसे आपको स्टार्टअप मेंटोर मिल जाएंगे जिनसे अगर आप अपने स्टार्टअप आइडिया को डिस्कस करेंगे तो वो आपको सॉल्यूशन निकाल देंगे कि कौन सी ग्रांट कहाँ। अभी जैसे आप लोग IIM से हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट नहीं होंगे, तो एक जगह हम लोग गए थे सेशन देने, तो वहाँ पे पता ही नहीं था कि हम लोग सर बायोटेक्नोलॉजी में ऐप लेके आए, एक एप्लीकेशन कन्वर्ट बना रहे हैं और उसमें हमें कुछ फैसिलिटी से ग्रांट मिलेगी। तो मैंने उनको बताया बायरेक एक बहुत बड़ी, कई लोग आप जानते होंगे, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है और वो बहुत आगे काम कर रही है इस पे, ग्रांटिंग के लिए, फंडिंग के लिए, कुछ अपने चैलेंजेस भी लेके आते हैं वो, जिनको हैकेथॉन या डिफरेंट कहते हैं। अगर आप उनको जीतते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट जीतते हैं कि वो ऐसे फंड का ही काम करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किस टाइप के स्टार्टअप, हर टाइप के स्टार्टअप के लिए रास्ता निकल सकता है। वो ही काम इंक्यूबेशन सेंटर्स का होता है कि आपको पता नहीं, जैसे आप टाइप पूछ रहे हैं कि आप कोई स्टार्टअप लेके आए, और अभी एक ने पूछा था कि सर हमको इंडस्ट्रीज के लिए भी मिल सकता है, तो वो काम आपके इंक्यूबेशन सेंटर आपको करके देगा कि वो डिसाइड करेगा कि यार इस व्यक्ति को, इस स्टार्टअप को मैं कहाँ से ग्रांट दिलवाऊं और कहाँ से। उसके पास सबके MOU होते हैं, सारे डिटेल्स। जैसे हम लोग जबलपुर सागर सतना में काम करते हैं तो हमसे MSME भी MOU जुड़ा रहता है, UADD भी डिपार्टमेंट भी हमसे जुड़ा होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हमसे जुड़ा होता है, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन के डिपार्टमेंट हैं वो भी जुड़े होते हैं। और जो जितने चैलेंजेस हैं, कई हमारे यहाँ एक स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज चलता है, उसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है हमारे सिस्टम में, हमारे डिपार्टमेंट में, तो वो लोगों के सामने रखते हैं किसी भी माध्यम से। कोई स्टार्टअप आइडिया आता है, हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि यार ये चैलेंज वहां पे है, या स्टार्टअप को आप जाइए उसमें अप्लाई करिए। तो ऐसे हम लोग कई लोग टाइप की चिंता करने का काम इंक्यूबेशन सेंटर और मेंटर का, लेकिन रास्ता सबका निकलता है। थैंक यू सर। Sir, just adding on to his question, what are some of the schemes that are well established and मतलब काफी लोग उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं अभी? देखिए स्टेट लेवल पे तो बहुत सारे, आपके यहाँ अलग होगी, मेरे यहाँ अलग होगी। जो अभी सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चूंकि अब आप लोग डिफरेंट स्टेट के, मैं डिफरेंट स्टेट का हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है मुख्यमंत्री, उस पे ही सबसे ज्यादा लोग अभी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो जाएगा स्मॉल, जैसे अभी जो नीतीश ने सवाल पूछा था कि किस टाइप के स्टार्ट, देखिए होता क्या है कि पॉलिसी बनती है, मैंने स्टार्टअप को आपको स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में डिफरेंस बताया था। अब वो डिफरेंस इसलिए बताया था कि इस पे जो हाई एंड इकोसिस्टम होता है जैसे बेंगलोर और पूना का, वो काम करता है। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे और जो पॉलिसी मेकर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी हमको एंटरप्रेन्योर्स मिले, बिजनेसमैन मिले, तो वो स्टार्टअप को भी उनकी पॉलिसी में बिजनेसमैन में लेके स्मॉल बिजनेस में आ जाते हैं। तो ऐसे जो स्टेट लेवल में हमारे यहाँ
सेंट्रल गवर्नमेंट में तो स्टार्टअप के लिए बहुत अलग अलग एक प्रधानमंत्री है, लेकिन वो अवेल किससे कर पाएगा, वो एमएसएमई डिपार्टमेंट से कर पाएगा। तो उसको इसलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि वो आ जाएगा स्टार्टअप में, लेकिन जो इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा ना, और जो स्टार्टअप मेंटोर रहेगा, इंक्यूबेशन मैनेजर रहेगा, वो आपको ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स बताएगा, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उससे वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। हमारे यहाँ की जो एमपी की है वो आपके काम की नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसमें बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। और अब खुद के एक स्टार्टअप जो स्टेट इंक्यूबेटर है वो भी इस्टेब्लिश हो गया है, तो वो भी करीबन 19 स्टार्टअप्स को अभी पिछले 1 महीने के अंदर फंडिंग प्रोवाइड कर चुके हैं। एक उनकी आपके यहाँ भी उत्तराखंड में भी जहां तक है तो लगभग सब में ही फैसिलिटी होगी, आप पता करेंगे वहां पे। खैर आईएम काशीपुर में तो सारी जगह के ही काम करते होंगे। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा स्टेट वाइज पे अभी तक मैं उस पे नहीं है। स्टेट पे जितनी भी स्टेट हैं सबकी एक अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनी हुई है और एक उनकी नोडल एजेंसी होंगी। आप देखेंगे स्टार्टअप जितने मुझे नाम है मैं गिला देता हूँ, स्टार्टअप उड़ीसा है, केरला स्टार्टअप मिशन है, स्टार्टअप मध्य प्रदेश है, स्टार्टअप तमिलनाडु है, तेलंगाना है, और सबकी पॉलिसी मैंने देखी है लगभग सेम है, नाम चेंजेस किए। तो वहाँ की नोडल एजेंसीज आप जितने भी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे आप सर्च करिए वहाँ की नोडल एजेंसीज कौन है, एक नोडल पर्सनैलिटीज होती हैं, उनसे आप संपर्क करिए। एक फॉर्म होता है, अगर भोपाल मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ आपके यहाँ मेंटर हों तो मैं उनको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ कौन इस पे काम। Okay, sir. Thank you. Chandraditya, you can go ahead. हेलो सर, जैसे आपने मेंशन किया इनिशियली की जो टीम फॉर्मेशंस होते हैं स्टार्टअप्स में, तो सर ऐसे इनिशियल स्टार्टअप हम लोग जो फ्रेम आउट करते हैं तो टीम फॉर्मेशन के लिए अच्छे टैलेंट्स को हायर करने के लिए बड़ा फंडिंग चाहिए होता है। तो इनिशियल लेवल पे टीम फॉर्मेशन के लिए क्या क्या क्वालिटीज हमको देखने चाहिए, या फिर एटलीस्ट एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? बिकॉज हम छोटे लेवल पे स्टार्टअप कर रहे हैं, फंडिंग नहीं है, तो हम अच्छे टैलेंट्स को हायर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम अच्छे टैलेंट को रिक्रूट करें फॉर लाइक इनिशियल लेवलिंग ऑफ द स्टार्टअप्स? देखिए एक चीज मैं, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, मैं इस पूरे सेशन में बता नहीं पाया। आजकल कई एक्सलरेटर और इंक्यूबेशन सेंटर एक फैसिलिटी मुझे अगली बार ऐड भी करना पड़ेगा, एक इस पे भी काम कर रहे हैं कि वो को फाउंडर प्रोवाइड करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर में आप जुड़ते हैं तो वो अपने यहाँ कई ऐसे लोग उनसे रिलेटेड, जैसे मैं हूँ, मेरे पास भी कई बार प्रपोजल आते हैं जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं कि आप मेरे यहाँ को फाउंडर बन जाइए, मैं एक स्टार्टअप हूँ, को फाउंडर बन जाइए। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप से जुड़े होते हैं, जो जिस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टेट इंक्यूबेशन सेंटर से, कई बड़े बड़े कॉलेजेस उनसे एमओयू करे होते हैं। वो अपने इंटर्न जो रियल मान ली 3rd ईयर या 4th ईयर के ऐसे बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े होते हैं, जिनको जो हमारे फाउंडर्स होते हैं, अगर उनको किसी मान लीजिए कोडिंग की आपको ज़रूरत है, आपको किसी मार्केटिंग के लिए किसी की ज़रूरत है, तो इंटर्न इंक्यूबेशन सेंटर से कोलैबोरेट रहते हैं, वो आपसे मिलाते हैं, आप उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो बहुत ही कम सैलरी पे, या कई तो ऐसे होते हैं जो विदाउट सैलरी पे भी काम करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए होता है और ये बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आप स्टार्टअप जो फाउंडर होता है, आप बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर के इंटरव्यू सुनना, वो बोलते हैं, जैसे MBA चाय वाला है, खुद उसने 1.5 साल तक ठेला लगाया था। तो जो हमारे यहाँ, क्योंकि एक दो चीज होती है एक फाउंडर की लाइफ में, एक एंटरप्रेन्योरशिप की, एक तो वो स्ट्रेटेजिकली पेपर वर्क पे काम करता है, और दूसरा एक चीज जो होती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आपको अपना छोटा से छोटा काम, अपना टेबल साफ करने से लेके हर काम आपको करना आना चाहिए। मतलब आप फाउंडर को सेल्स पर्सन, सबसे अच्छा सेल्समैन भी होना चाहिए। तो एक बेस्ट क्वालिटी तो आप में सबसे पहले होनी ही चाहिए कि आप हर काम कर सकें।
और जो जो दूसरी स्किल्स हैं जैसे कोडिंग के हैं या वेब डेवलपमेंट के हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपको आइदर इंटरनल भी प्रोवाइड होंगी और इंक्यूबेशन सेंटर भी आपको प्रोवाइड कराता है। ये इतना तो उनका काम होता ही है कि जो स्किल सेट आपके पास नहीं है उसके लिए वो स्किल सेट या तो अपने 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 पैसों से किसी को रिक्रूट करके आपको करें, ये इस टाइप की फैसिलिटीज भी रहती हैं। वो मार्केटिंग सपोर्ट, उनके यहाँ PR मैनेजर्स होते हैं, उनके सेल्स और मार्केटिंग के बंदे होते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। Okay, thank you, sir. Anything else? Anyone having questions? I think no questions, Angita. Sir, I am secretary in CEL. I am Kashipur, and Yes. I want to tell that most of the audience we have here is our first year students who just joined the I am Kashipur, and as you said that the incubator does various things. So our feed incubator is also expanded at very large scale, and it is offering various opportunities under Startup Uttarakhand, under NABARD for agriculture-based startups, under Startup India as well. So we have two divisions where we are working as technology-based incubator, supported by Department of Science and Technology, and under NABARD, and with the for agriculture-based startups, we are supported by NABARD and Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So we are working with very good scopes. और सर जो चीजें आपने बताई है वो सब चीजें हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको काफी एक डायरेक्शन देगा कि हमें स्टार्टअप्स कैसे स्टार्टअप की तरफ कैसे जाना चाहिए। बिल्कुल अंशुल जी, जो क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि ये आपने अच्छा बताया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, क्योंकि थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सारी, जब अंकिता ने मुझसे कांटेक्ट किया था तो मैं यही सोच रहा था कि इस सेशन की आवश्यकता क्यों है, लेकिन आपने जैसा बताया कि फर्स्ट ईयर के हैं तो ये सही में इंसाइटफुल रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल सर, एक ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टूल किट हमें लगा, इसके अंदर बिल्कुल जो बेसिक्स चीजें हैं उसके बारे में आपने काफी डिटेल बताया सर। और अंशुल सर, मैं चाहूंगा और आपकी पूरी टीम को चाहूंगा, मेरा मेल आईडी है अंकिता से ले सकते हैं, सिंपल है akhlendra@gmail.com। काइंडली मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और अच्छा बुरा जैसा भी हो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा, तो मैं जो अपने नेक्स्ट सेशंस होते हैं उसमें। Of course. Angita, you can continue. Thank you so much for your insightful sessions. As you said that most of us were first years, and we really like it's what you said that we are at the age of 24 to 25, and you have said that at this age we should like think about what we have idea, and we should proceed with our idea to in our entrepreneur journey. And we are very thankful that you have given such an insightful session to us, and we look forward to have more future collaboration with you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Angita. So we can formally end the session now. Thank you everyone for joining.